दोस्तों, मैं आर के आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी फॉर सेल्फ पे स्वागत करता हूं। तो आज एसपीटी पढ़ने का डे 11 और पेज नंबर 42। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव राजवंश के समय स्थापित हुए थे। कब स्थापित हुए थे? पल्लव राजवंश के समय स्थापित हुए थे। तो पल्लव वंश के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि पल्लव वंश कब से 250 ईस्वी से 9वीं सदी तक राज किया था। कब से कब तक? 250 ईस्वी से 9वीं सदी तक। और ये किसके? सातवाहनों के बाद इसका राज शुरू होता है। सातवाहनों के ध्वंसावशेषों पर निर्मित। और इसकी स्थापना किसने की थी? पल्लव राजवंश की सिंह विष्णु ने किया था। किसने किया था? सिंह विष्णु ने। और पल्लव जो है वो एकासम मंदिर बनाने के लिए फेमस थे। कौन सा? एकासम। एकासम मंदिर क्या होता है? जो एक ही पत्थर को काट के बनाया जाता है। एक पत्थर को काट के पूरा मंदिर बना दिया जाता है, वो होता है एकासम मंदिर। ठीक है। और ये जो है महाबलीपुरम में 5 रथ मंदिर है। कौन से रथ मंदिर? वो वही एकास मंदिर है, वो भी एकास मंदिर है। कौन कौन से हैं? धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल रथ और सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। ये दोनों मिला के एक है। ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव राजवंश ने बनवाए थे। कौन से वंश ने? पल्लव राजवंश ने। और यहाँ पे ये सभी जो है मंदिर, रथ मंदिर, ये किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। ये मंदिर के नाम है अर्जुन रथ, नकुल रथ, ये सब उन मंदिर के नाम है। नेक्स्ट है कांचीपुरम का कैलाश मंदिर। कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, ये किसने बनवाया था? राज सिम्हा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राज सिम्हा, पल्लव वंश। ठीक है। और वहीं अगर देखा जाएगा कैलाश मंदिर जो कि एलोरा गुफा में बना हुआ है, वो किसने बनवाया था? कृष्णा वन ने, कृष्णा प्रथम ने, जो कि किस वंश के शासक थे? राष्ट्रकूट वंश के। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर बोलेगा तो वो किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन ने बनवाया, राज सिम्हा ने बनवाया था। और ये देखा जाएगा कि कैलाशनाथ मंदिर एलोरा वाला किसने बनाया था? तो कृष्णा वन, जो कि राष्ट्रकूट वंश का थे, उन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुदई कनाल पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। किसमें है? पालनी पर्वत श्रेणी, जो कि नीलगिरी का भाग हो जाता है। और ये कुदई कनाल कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। कुदई कनाल कहाँ हो गया? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। कब आई थी? अप्रैल 1952 में। और राज्यसभा भी कब आई थी? राज्यसभा भी अप्रैल 1952 में ही आया था। और अगर पहला चुनाव के बारे में बात करें तो वो कब से कब तक हुआ था? 1951 से 52 के बीच में पहला आम चुनाव हुआ था, जिसके बाद ये मतलब लोकसभा अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट है टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और अगर टीवी के बोलेंगे तो जेल वेड। ठीक है। कंप्यूटर का चार्ल्स बैबेज। ये सब याद करना है। मतलब ये तो आपका क्या बोलते हैं, वन लाइनर है, इसमें तो कुछ बता नहीं सकता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल्स दे नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी रामनाथन कृष्णन है? नहीं, ये टेनिस के फाइनल में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, जीतने वाले नहीं। लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम सबसे पहले किसने जीता था? महेश भूपति ने। वो 1997 में जीता था ग्रैंड स्लैम। नेक्स्ट है पृथ्वी का महेश भूपति। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। ये तो आप लोग को सब पता ही है। नेक्स्ट है दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में। और भी बहुत सारे, ये जो दाभोल विद्युत परियोजना है वो किससे? प्राकृतिक गैस से चलने वाला है। किस गैस से? प्राकृतिक गैस से ये चलता है। तो विद्युत परियोजना जो होता है वो बहुत तरह का होता है। एक होता है जल विद्युत परियोजना, एक प्राकृतिक गैस से, एक परमाणु विद्युत परियोजना। ठीक है। अलग अलग तरीके से सबका सबको बनाया जाता है। ठीक है। तो इधर कुछ कुछ और जल विद्युत परियोजना है, जैसे कि टिहरी जल विद्युत परियोजना। ये किस नदी पर है? भगीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। टिहरी बांध है ना, वो कहाँ है? भगीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। उसी तरह से भाखड़ा नांगल बांध है, उस पर सतलज नदी पे बना हुआ है। कहाँ? सतलज नदी पे, हिमाचल प्रदेश में। बांध नहीं, मतलब ये परियोजना, बांध तो है ही वो, लेकिन इस पे परियोजना बना हुआ है, भाखड़ा नांगल बांध पे ये परियोजना बना हुआ है। नेक्स्ट नाथपा झाकड़ी परियोजना, ये किस नदी पे बना हुआ है? सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। ये भी क्या है? जल विद्युत परियोजना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का में विधि के समझ समानता का वाक्यांश ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और मौलिक कर्तव्य वो है रूस के संविधान से। तो थोड़ा सा मौलिक अधिकार के बारे में देखेंगे, बहुत ज़्यादा देख नहीं सकते हैं। मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35। 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे तो 13 के बारे में देखेंगे। 13 में क्या दिया हुआ है? मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाले कानून रद्द हो जाएंगे। ये अनुच्छेद 13 में दिया है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार का हनन करता है वो रद्द माना जाएगा। फिर देखेंगे अनुच्छेद 14 से 18 जो कि समानता का अधिकार है, क्योंकि यहाँ पे 14 का के बारे में पढ़ रहे हैं इसीलिए मैं 14 से 18 के बारे में बता रहा हूँ। 14 में क्या है? विधि के समझ समानता, मतलब कानून के सामने सब इक्वल है। 15 में क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सब चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं करना है किसी से। ये 15 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 15। ये समानता का अधिकार दिया हुआ है ना 14 से 18, तो ये देखिएगा। 16 में क्या है? लोक नियोजन में समान अवसर, मीन्स नौकरी में और भी प्रमोशन वगैरह में सब में समान अवसर मिलना चाहिए। ये लोक नियोजन में समान अवसर की बात करता है। 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत नहीं रखना है, उसके लिए अनुच्छेद 17 है। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का मतलब किसी को उपाधि नहीं दिया जाएगा, जैसे कि सिर्फ सेना या विद्या संबंधी ये सब उपाधि दिया जा सकता है, और किसी भी चीज में उपाधि नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है नागासाकी पर दूसरी बार बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को। पहला कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। बम का नाम था लिटिल बॉय। और जो 9 अगस्त को गिराया गया था उसका नाम क्या था? फैट मैन। उसका नाम क्या था? 9 अगस्त 1945 को जो दूसरी बार गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। और अगर देखेंगे उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो वो था हैरी ट्रूमैन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सूर्य जो है पृथ्वी को अपनी ओर खींचे रहता है। पृथ्वी मतलब और भी ग्रह को, सभी ग्रहों को, जिसके कारण वो उसी चक्कर में घूमते रहते हैं, मीन्स उसी पेरीफेरी में। लेड भंडारित बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। लेड भंडारित बैटरी कौन सी होती है? जो हम लोग के बाइक वगैरह में, बाइक में हो गया, कार में, और भी बहुत सारी चीज़ों में, जो मोबाइल में हो गया, मोबाइल, कार, मोबाइल, ये गाड़ी में, घरों में, सीपीयू में, वो सब किस, सॉरी, यूपीएस में, नॉट सीपीयू। सीपीयू तो हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यूपीएस का हो गया, यूपीएस में बैटरी लगा हुआ रहता है जो कि सप्लाई देता है। तो उसके बारे में देखेंगे। उसमें क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। किसमें होता है? रासायनिक ऊर्जा में। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश जो है उससे वो पेड़ पे पड़ता है और उसमें जो है ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। प्रकाश के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, और ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दोनों मिला के प्रकाश संश्लेषण का ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्या बनता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। उसी कारण ऑक्सीजन मुक्त होता है, जिससे कि बोलते हैं कि पेड़ जो है दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है, जिसका रीजन यही है, प्रकाश संश्लेषण के कारण। और उसमें क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा जो रहता है, जो सूर्य का ऊर्जा होता है, वो रासायनिक ऊर्जा मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन में रूपांतरित होता है। कर्नाटक कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कर्नाटक जो है वो कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है? केरल आ जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। कर्नाटक जो है वो तो है, और अगर देश की बात की जाए तो कौन सी है? वो ब्राज़ील है। ब्राज़ील जो है कॉफ़ी उत्पादन में आगे है। और अगर ये पूछा जाए कि इसमें कौन सी मिट्टी प्रयुक्त होती है, किस मिट्टी में कॉफ़ी उत्पादन होता है, तो वो लेटराइट मृदा है। कौन सी? लेटराइट।
नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का उद्देश्य क्या था? सिंचाई एवं कृषि। इसके बारे में मैंने बहुत बार आप लोगों को बता दिया है प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो सीधा आगे बढ़ते हैं। राजभवन मॉडल है ना। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। किसने भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर कौन था? वो अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था, जिसे 1000 दिनारी भी बोला जाता था, क्योंकि उसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था। कितने दिनार में? 1000 दिनार में। से 1000 दिनार भी कहा जाता था। तो थोड़ा सा यहाँ पे खिलजी वंश के बारे में देखेंगे। खिलजी वंश कब से कब तक शासन किया था? 1290 से 1320। पहले तो आया था गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश ने की थी। 1206 से लेकर 1290 तक इसका शासन रहा था, गुलाम वंश का। उसके बाद 1290 से 1320 कौन सा आ गया था? खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने, जो कि 1290 से 96 तक राज किया था, जिसकी हत्या उसके भतीजे और दामाद, मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो था वो जलालुद्दीन का क्या था? भतीजा भी था और उसी का दामाद भी था। उसने हत्या करके वो खुद अपने उस शासन पे बैठ गया था, दिल्ली सल्तनत पे बैठ गया था, जो कि 1296 से 1316 तक राज किया था। और इसने खुद के लिए सिकंदर सानी की उपाधि ली थी, मतलब सिकंदर महान। ठीक है, तो इसने सिकंदर सानी की उपाधि ली थी। और इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लाया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली मतलब कि बाजार में जो भी बिक्री विक्री होगी उस पर सरकार, राजा का नियंत्रण होगा। नेक्स्ट है उमर चहलगान का गठन इल्तुतमिश ने किया था। चहलगान क्या था? ये 40 गुलामों का एक समूह था, जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था, जो उसके राजकाज में सहयोग करता था, जिसे बाद में किसने? बलबल ने खत्म कर दिया था। उमर चहलगान को बलबल ने खत्म कर दिया था। तो थोड़ा सा इल्तुतमिश के बारे में देखेंगे। राज के बारे में तो पता ही है कि 1211 से 1236 तक इसने राज किया था। और इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल का सिक्का चलाया था। इसने सिक्का कौन कौन सा चलाया था? चांदी का टंका और तांबे का जीतल। और इसने इक्ता प्रणाली शुरू की थी। इक्ता प्रणाली में क्या होता था कि मतलब एक मान लीजिए इस तरह से कि एक व्यक्ति को कुछ जमीन दे दिया गया, और मतलब एक कस्बा दे दिया गया, उससे वो टैक्स वसूल करेगा, एक सैनिक रखेगा, मतलब एक सैनिक की टुकड़ी रखेगा, पैसा वहाँ से जमा करेगा, और इसके लिए जब जरूरत पड़ेगा तो वो राजा का सहयोग करेगा युद्ध में या कहीं भी। इसके लिए ये दिया जाता था। उस समय वेतन नहीं जाता था, तो वो इक्ता प्रणाली था कि खुद से अपना राजस्व वसूल कीजिए और खुद से अपना भरण पोषण कीजिए उसके लिए। नेक्स्ट है कुषाणों का निवास स्थान उत्तर पश्चिमी चीन था। कहाँ था? उत्तर पश्चिमी चीन था। और ये कहाँ कहाँ राज किए थे? ये मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, ये यहूजी लोगों की एक शाखा थी। यहूजी लोग मतलब जैसे घुमंतू होते हैं उस टाइप से, तो उनकी एक शाखा थी। और इसने कहाँ का राज किया था? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर इसने शासन किया था। इसका शासन कब तक चला था? 30 ईस्वी से 375 ईस्वी तक इसने शासन किया था। और इसका स्थापना किसने किया था? कुडुलकसफिसस ने। कुडुलकटफिसस ने। और इसी का एक प्रतापी राजा था। कौन था? कनिष्क, जिसने 78 ईस्वी में शक सम्मत लाया था। कब? 78 ईस्वी में। वो बहुत ही प्रतापी राजा था इस वंश का। नेक्स्ट है साइलेंट वैली परियोजना केरल से संबंध है। कहाँ से संबंधित है? केरल से। इस पे साइलेंट वैली परियोजना क्या थी कि एक साइलेंट वैली पे बनाने जाने का अनुमोदन दिया गया था, जिसके बाद लोगों ने इस पे बहुत ज़्यादा हंगामा किया और ये फिर नहीं बना था। इसी से संबंधित है। ओरेविले का संबंध अरविंद घोष से है। ओरेविले का संबंध किससे है? अरविंद घोष से है। नेक्स्ट है मतलब ये एक शहर बनाया जा रहा था, मतलब बनाया गया था, जो कि तमिलनाडु में बनाया गया था। एक अलग शहर, मतलब थोड़ा अलग टाइप से, ताकि वहाँ पे पूजा पाठ ये सब पे फोकस किया जाए, उस तरह से कल्चरल टाइप। नेक्स्ट है नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। और नागालैंड कहाँ है? ये नॉर्थ ईस्ट में आता है, उत्तर पूर्वी भारत। मतलब सेवन सिस्टर का एक पार्ट ये भी है। सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? राज बिहारी घोष ने की थी। तो सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था कि जो कांग्रेस थी वो दो भागों में बट गई थी। कितने भागों में बट गई थी? दो भागों में बट गई थी।
एक गरम दल, एक नरम दल। ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि ये लोग जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था तो ये लोग रुष्ट थे, कांग्रेस। तो उसमें से कुछ लोग बोल रहे थे कि इस तरह से नहीं चलेगा, हमें अंग्रेजों से लड़ना है। और गरम दल वाले और नरम दल वाले बोल रहे थे कि नहीं, इसके प्रभावों को लेते हुए चलते हैं, मतलब धीरे धीरे इस तरह से किया जाएगा। तो इसी में फूट हो गया था। और गरम दल किसके, बाल गंगाधर के नेतृत्व में चला गया था। और बाकी जो कांग्रेस की टीम थी इधर। तो उस समय कांग्रेस चाहता था कि इस अधिवेशन की, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करे, रास बिहारी घोष। और गरम दल वाले चाहते थे कि उसकी अध्यक्षता कौन करे, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास। इसके अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास। और किसने किया था स्वराज पार्टी का गठन, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे कि ये जो है जलियांवाला कांड हुआ था 1919 में। उसके बाद 1920 में जो है असहयोग आंदोलन चलाया गया था इसके लिए कि विदेशी सामानों का बहिष्कार करना है, जैसे कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, जो जो भी चीज़ है उन सभी का बहिष्कार करना है। फिर 4 फरवरी 19 को हो गया चौरा चौरी हत्याकांड। ये है चौरा चौरी हत्याकांड, जिसमें एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। तो उसके कारण गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था 1922 के अधिवेशन में, जो कि दिसंबर में होता था। कोई भी अधिवेशन कांग्रेस का दिसंबर में होता था। तो उस अधिवेशन में ये वापस ले लिया गया था असहयोग आंदोलन, जिसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। इस चीज से रुष्ट होके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे। कौन थे, विलियम जोन्स। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1784 में। याद रखना ये चीज़ कि 1784 में इसकी स्थापना हुई थी। और एशियाटिक सोसाइटी क्या थी, एक तरह से ये एक पुस्तकालय था, पुस्तकालय नहीं, लाइब्रेरी, हाँ वो था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू का कथन था। किसका, जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में परिणत किया गया है। ये आपको कल के वीडियो में मैंने बताया था कि पहले ये 19 का 1 का एफ में था, अब ये चेंज होके कहाँ चला गया, 300 के का में। और ये कानूनी अधिकार, कानूनी मतलब विधिक अधिकार हो गया है तब से। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। भारत में शंकुधारी वन हिमालय के अधिक ऊंचाइयों पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर। ये ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कि ये बहुत ही लंबा होता है और इसमें सुई जैसे इसके पत्ते होते हैं, जो कि इसे सरवाइव करने में मदद करते हैं। फ्लू किसके कारण होता है, फ्लू वायरस के कारण होता है। कौन से वायरस, इन्फ्लुएंजा के कारण, यहाँ लिखा हुआ है, हाँ इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, जिसमें सर दर्द, बुखार आना, गले में खराश होना, खांसी होना, ये सब होता है। ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। ब्रोमीन क्या है, एक अधातु है जो कि साधारण ताप पर द्रव रूप में रहती है। अगर इसको हाथ पे लेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। और एक धातु भी है जो साधारण ताप पर द्रव रूप में रहता है। कौन सा, पारा। नेक्स्ट है तिरुचिरापल्ली, कहाँ है, कावेरी नदी के किनारे बसा है। कहाँ बसा हुआ है, कावेरी नदी के किनारे। तिरुचिरापल्ली को क्या त्रिची भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कावेरी नदी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में विवाद है इसको लेके। और ये कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, पश्चिमी घाट से, जो कि कर्नाटक से होते हुए तमिलनाडु के रास्ते बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब चलते हैं एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूर सिंहासन तख्ते था उसका संबंध किससे है, शाहजहां से। तो मयूर सिंहासन क्या था कि ये शाहजहां द्वारा बनवाया गया था और ये बहुत ही महंगा सिंहासन था। इसमें सोने जड़े हुए थे, महंगे पत्थर जड़े हुए थे। और इसके पीछे 2 मोर का चित्र बना हुआ था। पीछे में क्या था, 2 मोर का चित्र बना हुआ था, इसीलिए इसे मयूर सिंहासन भी कहते हैं, जिसे बाद में
नादिर शाह लूट के लेके गया था मयूर सिंहासन को। भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। टिहरी बांध के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, भगीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। और भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर है। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? रेलवे। सबसे ज्यादा जॉब कौन देता है? रेलवे है। वो बहुत पुराना बात है, अब का तो। मशरूम से प्रोटीन बहुतायत मात्रा में मिलती है। मशरूम क्या है? प्रोटीन का बढ़िया स्रोत है। वहाँ प्रोटीन मतलब उसमें क्या है? प्रोटीन बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलती है। वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है, इसके बारे में क्या बताऊं? इराक से होकर टिग्रिस नदी बहती है। इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? टिग्रिस नदी बहती है। और ये टिग्रिस नदी कहाँ से निकलती है? तुर्की से निकलकर इराक में बहती हुई फारस की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? फारस की खाड़ी में गिरती है, जो कि तुर्की से निकलती है टिग्रिस नदी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 मद्रास में अध्यक्ष बनाए गए थे। पहले वाले तो तीसरे वाले कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। पहले वाले कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। हाँ नहीं, ह्यूम तो इसने इसकी स्थापना की थी। पहले कौन थे? रमेश चंद्र बनर्जी थे पहले। और उन्होंने इसकी मतलब क्या बोलते हैं, अधिवेशन, इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो हुआ था मुंबई में, इसे बम्बई बोला जाता है। और दूसरी अधिवेशन किसने की थी? दादा भाई नेहरू ने, जो कि कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था दूसरा अधिवेशन। नेक्स्ट है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा के रूप में जाना जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिण को। और अगर 23.5 डिग्री उत्तर को बोला जाए तो वो कितना होता है? ये वो कौन सा है? कर्क रेखा है वो कौन सा है? कर्क कर्क रेखा। और ऊपर 66.5 डिग्री बोला जाए अक्षांश, तो 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसको क्या बोला जाता है? आर्कटिक रेखा। हम्म चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम्म एक सेकेंड, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ये कट जाएगा वरना। हम्म, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। विषुवत रेखा पे, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, इसीलिए दिन और रात बराबर होता है। वही ध्रुवों पे बोला जाए तो वो 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंटरप्रेटर ऑफ मालडीज के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी है। इंटरप्रेटर ऑफ मालडीज के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। सोहनी सुबह का राग है। सोहनी कब का राग है? सुबह का राग है। गुरथेनिक पिकासो की एक चित्रकारी है। गुरथेनिक किसकी चित्रकारी है? पिकासो की। नेक्स्ट है, संसद पर आतंकवादी हमला 13 दिसंबर 2001 को हुआ था, जिसमें बहुत सारे पुलिस वालों की जान चली गई थी। तो वो आतंकवादी हमला कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001 को, जिसकी बोलते हैं जिम्मेदारी किसने ली थी? जैसे मोहम्मद ने कहा था कि ये हमला उसने करवाया है। गरुड़ इंडोनेशिया की वायु सेवा है। गरुड़ कहाँ की है? इंडोनेशिया की। और भारत की कौन सी हो गई? जैसे एयर इंडिया हो गया, इंडिगो हो गया, ये सब यहाँ की वायु सेवा है। संकुल वन टाइगा प्रदेश में उगते हैं। संकुल वन कहाँ उगते हैं? संकुल वन मतलब शंकुधारी वन, टाइगा प्रदेश मतलब ठंडे प्रदेशों में उगते हैं। पुष्पों का अध्यक्ष एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्यक्ष क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। नेक्स्ट है, इंसुलिन का निर्माण शरीर के अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है इंसुलिन का निर्माण? शरीर के अग्नाशय में। और इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम है रक्त शर्करा को नियंत्रित करना। रक्त शर्करा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह का रोग, क्योंकि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हम्म ये रहा। एक सेकेंड, थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा। हाँ, यस। इंसुलिन का निर्माण, ये तो हो गया। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। किसको किया था? टीपू सुल्तान को पराजित किया था। थोड़ा सा एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में देखते हैं। इसके बारे में देखेंगे, एंग्लो मैसूर युद्ध पहला कब हुआ था? 1767 से 1769 के बीच में। जिसमें क्या हुआ था कि उस समय राजा कौन थे मैसूर के? हैदर अली थे। कौन थे? हैदर अली।
तो उसमें क्या हुआ, अंग्रेज हार गए और हैदर अली जीत गए थे। तब ये मद्रास की संधि हुई थी अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में। फिर दूसरा युद्ध हुआ था 80 से 84, 1780 से 84 के बीच में। उसमें क्या हुआ कि हैदर अली की मृत्यु हो गई थी बीच में ही। उसके बाद टीपू सुल्तान ने युद्ध का मोर्चा संभाला था, लेकिन ये युद्ध जो है वो अनिर्णायक रहा था, ना अंग्रेज जीता था ना टीपू सुल्तान। तो उसमें क्या हुआ था, मैंगलोर की संधि हुई थी, उसमें मैंगलोर की संधि। फिर तीसरा मैसूरी जंग युद्ध हुआ था 1790 से 1792 में, जिसके बाद हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। किसकी संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और टीपू सुल्तान उसमें हार गए थे। क्या हुआ था, टीपू सुल्तान हार गए थे, जिसके कारण श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। फिर चतुर्थ युद्ध हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो ये जो दिया हुआ है आपका, श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था, ये कौन सी था, थर्ड युद्ध था। कौन सा, थर्ड वाला, जिसमें टीपू सुल्तान हारे थे और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। नेक्स्ट है तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में। इसका मुख्यालय कहाँ हो गया, देहरादून में। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है, गोवा। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगरी मेंडल ने किया था। किसने किया था, ग्रेगरी मेंडल ने। मतलब अनुवांशिकता के बारे में किसने बताया था, ग्रेगरी मेंडल ने। उन्होंने मटर के पौधे की क्या किया था, उन्होंने मटर के पौधे पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और उसके आधार पर इन्होंने बताया था अनुवंशिकता के बारे में कि हमारे जो वंशज है उनका हमारे मतलब हमारे तौर तरीकों से उनका मैच करेगा। जैसे हमारे 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, उसी तरह से उनकी भी होगी। तो ये आनुवंशिकता के कारण होता है। 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। किसका हुआ था, MIC गैस का, मिथाइल आइसोसाइनाइट का, जिसमें बहुत सारे लोगों का जान चला गया था। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन है। क्या है जंग लगने का मुख्य कारण, ऑक्सीजन। जिसके कारण क्या होता है, लोहे पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है ताकि उस पर जंग ना लगे, जिसे गैल्वेनीकरण बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन भी बोला जाता है उसे। लोहे पे जस्ते का परत चढ़ाना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, कानपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ हो गया, कानपुर में। प्याज के खाने योग्य भाग रूपांतरित तना है। क्या है, रूपांतरित तना, जो उसका वाल बनता है, मतलब जो प्याज है वो तना होता है, वही खाने योग्य होता है। जमायते इस्लामी बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। कहाँ का, बांग्लादेश का राजनीतिक दल है जमायते इस्लामी। बेलूर का संबंध रामकृष्ण परमहंस से है। बेलूर का संबंध, बेलूर मठ आप लोगों ने सुना होगा, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने। ये रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। और थोड़ा सा विवेकानंद के बारे में देखेंगे, पहले ये सब हटा देते हैं। हाँ, तो इनका जन्म कब हुआ था, 12 जनवरी 1863 को हुआ था। कब हुआ था, 12 जनवरी 1863 को। और इसी 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी जो कि उनका जन्म दिवस है, इसी कारण से। और इन्होंने 1893 में, कब, 1893 में शिकागो के सम्मेलन में अपना बहुत ही प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसके कारण ये बहुत पॉपुलर हुए थे। विदेशों में इनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई थी। हाँ, हो गया। अब ये नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय। तो 1905 में ये हुआ था। 1907 में क्या हो गया था, सूरत अधिवेशन। 1907 में। तो 1906 में क्या हुआ था, 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना। कहाँ हुई थी इसका स्थापना, ढाका में हुआ था, जिसके स्थापक कौन थे, सलीमुल्लाह आगा खान। ठीक है, तो याद रखेंगे 1905 में तीनों साल बड़े बड़े कांड बोल सकते हैं हुए थे। 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में सूरत अधिवेशन, जिसमें गरम दल और नरम दल में कांग्रेस बढ़ गया था।
नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ये 1996 में बने थे, मात्र 13 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 13 दिनों के लिए। दोबारा ये कब बने थे फिर से प्रधानमंत्री? 1998 में, और ये 2004 तक 2 बार चुने गए थे। कब से कब तक? 1998 से 2004 तक। फिर है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। इसके बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। जिसके जिसके मतलब जिस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था। और गांधी जी के अनुपस्थिति में इस आंदोलन को किसने चलाया था? अरुणा आसिफ अली ने। और आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे इसमें ऐड करते जाएंगे। भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। इसीलिए हमारे देश का जो विभाजन हुआ था उसे माउंटबेटन प्लान भी बोला जाता है। तो ये अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि दी थी। अंग्रेज खान, इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। वो कैप्टन हॉकिंस जो था वो कब आया था? 1608 में सूरत आया था, और 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस। और 1615 में कौन आया था? सर टॉमस रो। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिलहाल इसी तरह से पढ़ते रहिए, और जो भी अदर्स इन्फॉर्मेशन होगा जो ज़रूरी लगेगा उसका अलग से वीडियो बनाया जाएगा और वो यूट्यूब पे डाला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।